CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 75, पाठ संख्या 7, मेरा बचपन। पृष्ठ के दाईं ओर एक क्यूआर कोड है जिसे स्कैन कर कर आप पाठ के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है जहां पर एक बड़ा सा पेड़ है। पेड़ की टहनियों पर एक गिलहरी कूद रही है। एक बच्चा उस पर झूल रहा है तथा एक लड़की पेड़ की टहनी से आम तोड़ रही है। पीछे की तरफ कुछ घर बने हुए हैं। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछौना, वह नंगे बदन, नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलदर मुझसे 2 साल जेठे थे। हम दोनों प्रातःकाल मटर और जौ का चबेना लेते थे। रामलीला में भी आनंद आता था। मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान था। जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था, वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। पृष्ठ संख्या 76। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट शुरू होने लगती। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लान की जरूरत, ना कोर्ट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनमें सामान महंगे होते हैं। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर टूट जाने का भय नहीं रहता? पृष्ठ के निचली ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे गिल्ली डंडा का खेल खेल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 77। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। खैर, ये तो अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडा बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना था। अभिमान की गुंजाइश ही ना थी। घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। ना नहाने की सुध है, ना खाने की। गुल्ली है जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। लेखक प्रेमचंद। रत्न सागर प्रकाशन से साभार। बातचीत के लिए। 1. लेखक को रामलीला की तैयारियों में कौन-कौन से काम सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे? 2. आपको लेखक के बचपन की कौन-कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी? वे बातें आपको अच्छी क्यों लगी?
3. खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? 4. लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे-बैठे क्या-क्या बातें करते होंगे? पाठ से यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। 1. लेखक के चचेरे भाई हलदर की आयु कितनी थी? 2. लेखक ने अपने घरवालों के क्रोध का कारण क्या बताया है? 3. लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में क्या अंतर है? 4. इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के किन-किन अनुभवों को याद किया है? पृष्ठ संख्या 78। समझ और अनुभव। 1. लेखक के बचपन के कौन-कौन से काम आपने भी किए हैं? 2. लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए स्वयं गुल्ली बना लेते थे। आप कौन-कौन से खेल खिलौने स्वयं बना लेते हैं? किसी एक को बनाकर कक्षा में लेकर आइए और अपने समूह के साथ मिलकर खेलिए। 3. अनेक बच्चे कपड़े धोने के लिए काम में आने वाली थापी को बल्ले की तरह उपयोग कर लेते हैं। आप अपने घर या पास पड़ोस की किन वस्तुओं को खेल खिलौनों की तरह उपयोग में लेते हैं? 4. लेखक बचपन में अनेक काम उत्साह से दौड़-दौड़ कर किया करते थे। आप कौन से काम बहुत उत्साह से करते हैं? मिलान कीजिए। यहाँ दिए गए चित्रों का उनके उपयुक्त विवरण के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर 4 चित्र अंकित किए गए हैं। पहला चित्र माता-पिता और उनके 2 बच्चों के साथ है। दूसरे चित्र में अनाज है। तीसरा चित्र एक बल्ले का है तथा चौथे चित्र में कुछ कौड़ियां हैं। इनके दाईं ओर कुछ वाक्य भी लिखे हुए हैं। पहला, एक समुद्र कीड़े का खोल जिसे पुराने समय में मुद्रा की तरह उपयोग करते थे। दूसरा, काठ का चपटे और चौड़े सिर का डंडा। तीसरा, भ्रमण करना अथवा इधर-उधर चलना। चौथा, चबाकर खाने के लिए भुना हुआ अनाज। पृष्ठ संख्या 79। खान पान। 1. लेखक सवेरे सवेरे सबसे पहले मटर और जौ का चबेना खाते थे। चबेना के बारे में यहाँ दी गई जानकारी को ध्यान से समझिए। गुणकारी स्वादिष्ट चना चबेना। चना चबेना प्राय हम उस खाद्य सामग्री को कहते हैं जो चबाकर खाई जाती है। मकई, चिड़ुआ, भेल, कई तरह के भुने हुए दाने, भुने हुए चावल, चना, मटर और मुरमुरे, भुना हुआ हरा व उबला चना, दर्जनों ऐसे खाद्य सामग्रियां हैं जो हम भारतीय चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हों, किसी न किसी रूप में चबाते हैं। कई प्रकार की कचरियां, कुरकुरे, पापड़, नमकीन ये भी चबेनों का ही हिस्सा हैं। लेकिन ये घरेलू कम व सामान्यतः बाजार में मिलने वाले उत्पाद हैं जिनमें स्वाद तो बहुत होता है, लेकिन ये शरीर के लिए उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते जितने घर के बने चबेने होते हैं। ऐसे बनाया जाता है चना चबेना। देश के विभिन्न स्थानों में चना चबेना विशेष ढंग से बनाया जाता है। चना चबेना में मटर, चना, सूखा चना, मिर्च अदरक, प्याज लहसुन, मक्का, पोहा, लाई, मूंगफली आदि खाद्य सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले इन सभी को कढ़ाई में नमक डालकर भली प्रकार भून लिया जाता है। भूनने के बाद उसमें हल्का तेल मिलाया जाता है। मिर्च की चटनी के साथ प्याज और लहसुन भी मिलाया जाता है। इनसे चना चबेना का स्वाद बढ़ जाता है। 2. आप दिन भर में क्या-क्या खाते हैं, एक सूची बनाइए। यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में आपने
आप दिन भर में क्या-क्या खाते हैं, इसकी एक सूची तैयार करनी है। पृष्ठ संख्या 80। आइए जानें। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता। दोपहर शब्द बना है पहर से। पहर का अर्थ होता है दिन का चौथा भाग या 3 घंटे का समय। एक दिन और एक रात में कुल मिलाकर कितने प्रहर होते हैं? आपने नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इसका उत्तर लिखना है। 2, यहाँ दिन के 4 प्रहर दर्शाए गए हैं। आप इन प्रहरों में क्या-क्या करते हैं लिखिए या चित्र बनाइए। पहला है प्रातः 6 बजे से 9 बजे। दूसरा है 9 बजे से 12 बजे। तीसरा है 12 बजे से 3 बजे और चौथा है 3 बजे से 6 बजे। पृष्ठ संख्या 81। तमाशा। गुल्ली है जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। तमाशा का अर्थ है वह दृश्य जिसे देखने से मनोरंजन हो, जैसे मेला, नौटंकी आदि। यहाँ दिए गए नामों को ध्यान से सुनिए और समझिए। इनमें से कौन-कौन से तमाशे आपने देखे हुए हैं, उन पर घेरा बनाइए। कठपुतली का खेल, नाटक, बायोस्कोप और करतब। इस पृष्ठ के मध्य में 4 चित्र बने हुए हैं। पहला कठपुतली का खेल, दूसरा नाटक, तीसरा बायोस्कोप और चौथा है करतब। रामलीला। आपने पाठ में रामलीला के बारे में पढ़ा है। हमारे देश में और अन्य देशों में भी दीपावली के आसपास स्थान-स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। आप भी अपनी कक्षा या विद्यालय में रामलीला का मंचन कीजिए। इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। आप विद्यालय की वर्दी में भी रामलीला का मंचन कर सकते हैं। किसी अतिरिक्त वस्तु या कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। पूरी राम कथा का मंचन संभव ना हो तो प्रत्येक कक्षा या समूह विभिन्न-विभिन्न दृश्यों को प्रस्तुत कर सकता है। आप अपने संवाद स्वयं बना सकते हैं। इस कार्य में आप अपने अभिभावकों, शिक्षकों और पुस्तकालय की सहायता भी ले सकते हैं। शिक्षण संकेत। नाटक मंचन की प्रक्रिया में कई स्तरों पर चुनौतियां आती हैं। इसलिए शिक्षक रामलीला के लिए रामायण की किसी विशेष घटना का चयन, पात्रों की संवाद रचना, भावों के प्रकटीकरण तथा उपलब्ध संसाधनों में ही व्यवस्था करने में बच्चों की सहायता करें। पृष्ठ संख्या 82। भाषा की बात। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है। इन पर ध्यान दीजिए। यहाँ विलायती, बड़ा और महंगे शब्द क्रमशः खेल, ऐब तथा सामान की विशेषता बता रहे हैं। आप जानते ही हैं कि खेल, ऐब तथा सामान संज्ञा शब्द हैं। अब पाठ में से कुछ अन्य विशेषण तथा संज्ञा शब्द चुनकर यहाँ पर लिखिए। पृष्ठ के मध्य भाग में एक तालिका दी गई है जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए विलायती शब्द विशेषण है तथा खेल शब्द संज्ञा। इसी प्रकार से आपने खाली स्थान में पाठ में आए अन्य विशेषण तथा संज्ञा शब्दों को चुनकर लिखना है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी। कावेरी को कबड्डी खेलते हुए चोट लग जाती है। उसकी मित्र नीलोफर सभी से प्राथमिक चिकित्सा पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स मांगती है, लेकिन वह किसी के पास नहीं थी। कावेरी को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद नीलोफर सभी को प्राथमिक चिकित्सा पेटी दिखाती है और उसमें रखी हुई वस्तुओं तथा दवाइयों के बारे में बताती है। अब आप प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रखी जाने वाली उन वस्तुओं व दवाइयों की एक सूची बनाइए जिनके बारे में नीलोफर ने सभी को बताया होगा।
आप भी अपने लिए एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी तैयार कीजिए। इसके लिए आप अपने सहपाठियों तथा अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। पृष्ठ के दाईं ओर एक चिकित्सा पेटी का चित्र अंकित है। पृष्ठ संख्या 83। आपके खेल। 1। ऐसे अनेक खेल आप सभी खेलते होंगे जिनमें किसी विशेष महंगे सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन्हें आप स्वयं ही बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ खेलों के चित्र नीचे दिए गए हैं। रेखा खींचकर इनके सही नामों से मिलाइए। पृष्ठ के बाईं ओर 4 खेलों के चित्र बने हुए हैं तथा पृष्ठ के दाईं ओर उनके खेलों के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कबड्डी, इकड़ी दुकड़ी, लट्टू, पतंग। आपस में चर्चा कीजिए कि इन खेलों को कैसे खेला जाता है तथा ये भी बताइए कि आपके क्षेत्र में इन्हें क्या कहा जाता है। 2. उन आनंदमय खेलों की एक सूची बनाइए जो आप अपने दिव्यांग मित्रों के साथ खेल सकते हैं। आप इस कार्य में मित्रों, शिक्षकों एवं अपने अभिभावकों की भी सहायता ले सकते हैं। पुस्तकालय से। अपने पुस्तकालय में जाकर प्रेमचंद की लिखी कहानियां पढ़िए तथा कक्षा में उनके बारे में चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 84। इन्हें भी जानिए। सन 1944 में महाराष्ट्र में जन्मे मुरलीकांत राजाराम पेटकर भारत के एक प्रसिद्ध पैरालंपिक तैराक के रूप में जाने जाते हैं। पैरालंपिक खेल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए समय समय पर आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों का कार्यक्रम है। पेटकर भारतीय सेना के एक जवान थे। सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कई गोलियां लगने के कारण वे लकवाग्रस्त हो गए। उन्होंने चिकित्सकों की सलाह पर तैराकी शुरू कर दी। कुश्ती, हॉकी आदि खेलों में बचपन से ही रुचि रखने वाले मुरलीकांत पेटकर ने अपनी लगन और परिश्रम से कुछ ही समय में तैराकी में प्रवीणता प्राप्त कर ली। वे 1972 के हाइडेलबर्ग पैरालंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले दिव्यांग तैराक बने। तत्पश्चात सन 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। पता लगाइए। अब आप चित्र में दिखाई गई प्रसिद्ध पैरालंपिक महिला खिलाड़ी के बारे में पता लगाइए। इसके लिए आप अपने अभिभावकों, शिक्षकों एवं अन्य स्रोतों की सहायता ले सकते हैं। पृष्ठ के दाईं तथा बाईं तरफ महाराष्ट्र में जन्मे मुरलीकांत राजाराम पेटकर का चित्र अंकित किया गया है। पृष्ठ में नीचे की ओर दाईं ओर पैरालंपिक महिला खिलाड़ी का चित्र दिया गया है। पाठ संख्या 7 मेरा बचपन समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ। वाचन स्वर शियोली घोष। ध्वनि संपादन कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।